हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर के अंतर्गत और आज की इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको आने वाले दिनों के अंतर्गत कंप्लीट यानी कि पूरा का पूरा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है, जो आपके 1885 से लेकर यानी कि 1885 से लेकर 1947 तक जो अलग अलग मूवमेंट देखने को मिले, चाहे वो गरम दल की तरफ से देखने को मिले, नरम दल की तरफ से देखने को मिले, गांधी युग की तरफ से देखने को मिले, या उससे पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, या फिर जो हमारा उससे भी पहले जब हमारा 1857 की क्रांति हुई थी, वो कंप्लीट पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे हम इसके आगे बढ़ते रहेंगे कि आखिर भाई ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किन वजहों से हुआ था, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने से पहले दोस्तों आपको इसकी कुछ जड़ों के बारे में पढ़ना चाहिए। तो इसकी जड़ों की बात करी जाए तो इसमें शुरुआत करता है कौन? तो वैसे तो 1857 की क्रांति या और प्रकार के जो अफगान युद्ध हो रहे थे उन्होंने शुरुआत करी थी, लेकिन इसकी जो बढ़िया सी नींव डाली थी वो किसने डाली थी दोस्तों? तो वो डाला था हमारा कांग्रेस अधिवेशन ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जो अधिवेशन हुए थे 1885 से लेकर 1947 तक, वो कहां कहां कौन कौन से हुए, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करी जाए तो इसकी स्थापना किसने करी थी, कौन उस समय वायसराय था, कौन वहां का जो ब्रिटिश थे, वहां के जो पीएम वगैरह होते हैं वो कौन थे, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करी जाए, जिसे आजकल हम कांग्रेस को वोट देते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1885 में हो गई थी। लेकिन इसको किसी भारतीय ने स्थापित नहीं करा था, इसको किसी एक अंग्रेज ने जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था उसने स्थापित करा था। अब ऐसा क्यों किया गया कि भाई एक अंग्रेज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने की आवश्यकता पड़ गई? तो देखो दोस्तों, अगर वह बात करी जाए अंग्रेजों की साइड से, तो वो ये चाह रहे थे कि एक ऐसी संस्था हो, एक ऐसा जगह हो या मंच हो जहां पर जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए और वो जो कांग्रेस है उन समस्याओं को ब्रिटिश जो हमारा इंग्लैंड बोलते हो वहां पर उनकी जो रानी थी उन तक पहुंचाई जाए और उनका समाधान ढूंढा जाए। और एक राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने के लिए इंडियन और की ओर से क्या एस्पेक्ट्स थे? तो इंडियंस की भी बहुत प्रकार की अपनी समस्याएं थी जो सामने वो रखना चाहते थे। जो कि नरम दल वाले थे वो इंग्लैंड की जो पूरी की पूरी नियम व्यवस्था थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। तो इसलिए दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस को बनने का जो मेन पर्पस था वो था राष्ट्रवाद। क्या था? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा इलाका, एक ऐसा राष्ट्र जिसके लिए आपके कुछ अपने दायित्व है, आपके कुछ कर्तव्य, आपके कुछ मौलिक चीजें हैं, उनका निवाहन करने के लिए तत्पर रहो यानी कि तैयार रहो। तो उसका परिमाण था कि राष्ट्रीय कांग्रेस बनकर निकल के आया। ठीक है, अब ये जो परिणाम है उन परिणामों के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को मिल रही थी? तो देखो दोस्तों, सबसे पहला बिंदु देखने को मिला कि भारत पर जो है वो अंग्रेजों का उपनिवेश था। आप सही बच्चों को पता होगा कि भारत के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। यहां से वो लूट खसोट के चीजें अंग्रेज भेज रहे थे इंग्लैंड में और वहां पर इस्तेमाल करके उसको बनाकर फिर वापस इंडिया में ला रहे थे और इंडिया में वो महंगे टैक्सों को डालकर क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। जैसे कि नमक ले लो, नमक पूरा का पूरा यहां हो रहा था, भेज रहे थे, फिर वहां से यहां ट्रांसपोर्ट करके बेचा जा रहा था, टैक्स इतना ज्यादा लग रहा था। तो उपनिवेश किसका था? भारत पर अंग्रेजों का। तो एक मेन कारण यह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने का। साथ ही साथ में भारत का जो धन था ना वो बाहर ले जाया जा रहा था। अब बाहर ले जाया जा रहा था तो भारत गरीब हो रहा था, और गरीब हो रहा था तो जिस वजह से भारत को परेशानियां हो रही थी। तो एक ये कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने का। साथ ही साथ में चीजों पर टैक्स लगाकर आर्थिक शोषण हो रहा था। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि कच्चा माल वो भारत में इस्तेमाल करते थे, लेते थे, उसको वो इंग्लैंड भेजते थे, वहां प्रोसेस करके पक्का माल बनाते थे और फिर यहां पर ज्यादा टैक्स वसूलते थे और उसको बेचते थे। तो जिसके कारण क्या हो रहा था? आर्थिक शोषण हो रहा था। इस वजह से भारतीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। साथ ही साथ में नीतियों में जो थी वो भारतीयों की बहुत ही कम क्या था, बोल सकते हो भागीदारी थी और बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिल रहा था भारतीयों के अंतर्गत। जहां पर देखा जाए भारतीयों की प्राथमिकता ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि देश ही उनका था, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा था। ज्यादा प्रशासन जो था वो अंग्रेजों के कब्जे में ही था। इसलिए इन्होंने भारतीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन बनाने का
सलाह दी और साथ ही साथ में प्रशासन जो भी था हमारा, उनमें भारतीयों की जो हिस्सेदारी थी ना, वो बिल्कुल ना के बराबर थी, बिल्कुल ही थी ही नहीं। बड़े बड़े जितने भी पद थे उन सभी पदों के ऊपर किसका कब्जा था? अंग्रेजों का कब्जा था। क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि अगर इन बड़े बड़े पदों के ऊपर हम भारतीयों को बिठाएंगे तो उनको मोटी सैलरी देगा कौन? अंग्रेज, यानी कि इंग्लिश सरकार। और ये मोटी सैलरी रखकर ये भारत में रहेंगे और भारत का ही विकास होगा। तो इसलिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर अंग्रेज अपने आप को रखते थे और वो अपनी मोटी सैलरी इंग्लैंड में भेजा करते थे ज्यादातर हिस्सा, और इंग्लैंड का वहां और ज्यादा विकास हो रहा था। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण क्यों हुआ था? तो इन्हीं कारणों की वजह से हुआ था। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना तो ये कब बना था। तो देखो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला नाम था, जब ये पहले ही बन चुका था, जो अब 1884 की बात है, जब इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। अभी हम उसके ऊपर में बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनकर तैयार हुआ वो हुआ 28 दिसंबर सन 1885 में, यानी कि 1885 में। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन हुम, जिसे आप लोग शॉर्टकट में क्या बोल देते हो? एओ हुम बोल देते हो, जो कि कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इनके द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या करी गई? स्थापना करी गई थी। अब ये भारत में जब नियुक्त हुए थे ना दोस्तों, तो ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश सरकार के अंतर्गत एक सिविल सेवा परीक्षा होती थी। उन सिविल सेवा परीक्षा को इन्होंने 1849 में पास किया था और पास करने के बाद ये भारत के अंतर्गत नियुक्त हुए थे और कार्य कर रहे थे। तो इन्हीं के द्वारा इस संस्था को क्या करा गया था? बनाया गया था। और जब इनको बनाया गया था तो शुरू के इस राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सचिव थे वो यही थे। तो और कब तक थे? तो दोस्तों ये 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव थे। तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी तो उसमें शुरू के जो 21 साल थे वो कौन सचिव रहे थे? तो ये खुद ही रहे थे। तो ये 1885 से लेकर 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? सचिव थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो। अब भाई दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि एक अंग्रेज को एक ऐसी संस्था बनानी पड़ गई कि वो हिंदुस्तानों के काम आने लगी या फिर आगे जाकर बिखरने के रूप में काम आने लगी। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस की स्थापना थी ना, वो देश के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने के तथा ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा कपट के रूप में हुआ था। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो समझ गई थी कि भाई ये जो अलग अलग प्रकार के दंगे हो रहे हैं, जैसे कि इससे पहले 1857 का दंगा हुआ था जिसमें अलग अलग प्रांतों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार का विद्रोह देखने को मिल रहा था, जिसको काबू करना जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था? भारी काम पड़ गया था। तो इसलिए ब्रिटिश चाहती थी एक ऐसी संस्था हो जो कि इसके रूप में कार्य करे, अगर कोई भी दंगा होता है तो उसको रोका जा सके। ठीक है, और बाकी ये कहते थे कि हम एक ऐसी संस्था बना रहे हैं जहां पर भारतीयों को अगर कोई भी समस्या होती है तो वो समस्या हमारे पास लेकर आओ, हम उसका समाधान करते हैं। तो ये क्या कर रहे थे? भारतीयों के साथ कपट कर रहे थे सुरक्षा के नाम पर। ये कहते कि हम उनका समाधान करेंगे, लेकिन ये समाधान के पीछे क्या कर रहे थे? एक ऐसी संस्था बना रहे थे ताकि कोई भी दोबारा ऐसा विद्रोह हो तो उसको वहीं पर ही रोक दिया जाए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा परिमाण निकल के आ रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे। तो स्थापना कब हुई? संस्थापक कौन थे? कितने साल तक ये सचिव बने रहे? ये आपकी बात पता चल गई आप लोगों को। अब इसके आगे ध्यान रखिएगा, इसकी संस्थापना की जो स्थापना हुई थी वो कहां हुई थी? तो मुंबई में एक जगह है दोस्तों, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय पड़ता है ये, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना करी गई थी। तो देखो, तो जब दोस्तों इसकी स्थापना की बात चल रही थी तब एओ ह्यूम ने किसके पास जाके, जो उस समय के वायसराय थे, क्या नाम था उनका? तो वो था लॉर्ड डफरिन। इनके पास जाकर इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, बातचीत हुई थी। तो बातचीत के अंतर्गत इन्होंने कहा कि हम जो इसका अधिवेशन करेंगे यानी कि संस्थापना करेंगे तो स्थापना करेंगे हम कलकत्ता में। लेकिन फिर बाद में डिसाइड हुआ कि कलकत्ता में स्थापना ना करके हम भारत के बिल्कुल बीचों बीच करते हैं, पुणे राज्य में करते हैं। लेकिन भाई पुणे राज्य की किस्मत ऐसी खराब थी कि स्थापना करने से पहले ही पुणे के अंतर्गत एक बीमारी फैल गई, हैजा नाम की।
क्या फैल गई, हैजा नाम की बीमारी फैल गई। इस वजह से इसकी स्थापना जो है वो पुणे में नहीं हो सकी। अब पुणे के नजदीक एक एरिया, ऐसा एरिया ढूंढना था उन्हें जल्दी से जल्दी, ताकि इसके बारे में हम क्या कर सके, स्थापना कर सके। तब उन्होंने उसको मुंबई को चुना और मुंबई में इसकी स्थापना हुई। पुणे से नजदीक ही मुंबई, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। वहां जाकर इसकी स्थापना हुई। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना मुंबई में की जा रही थी, लेकिन उससे पहले उसकी स्थापना करने की बात कहां पर हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों पुणे में। लेकिन पुणे में हैजा की बीमारी फैल गई थी, इस वजह से वहां पर वो क्या हुई थी, मीटिंग नहीं हो पाई थी, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों जिस समय इसकी स्थापना हो रही थी उस समय ब्रिटेन की जो पीएम थे यानी कि प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो दोस्तों डायरेक्टली आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ग्लेनस्टेन जो थे उस समय के वहां के क्या थे, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री थे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ क्या है, बेसिक चीजें, उनके बारे में हमने बात करी। अब जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको बोला, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया जा रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था इसका, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि यूनियन। लेकिन दादा भाई नरोजी, अब ये दादा भाई नरोजी कौन है, तो ये इमेज में देख सकते हो, ये है दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने इसका नामकरण यानी कि इसका नाम चेंज करा था और नाम चेंज करके इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ से इसका नाम चेंज करके संघ की जगह पर क्या डाल दिया गया, कांग्रेस डाल दिया गया। तो कई बार आपके एग्जाम में ये कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने करा था, तो दादा भाई नरोजी ने ही करा था। कब करा था, तो 1885 की ही बात है जब इसकी स्थापना हो रही थी। संघ की स्थापना तो 1884 में हो चुकी थी, 1884 में हो चुकी थी, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार यही पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो एक साल पहले 1884 में हो गई थी। बस उसका नामकरण करके 85 में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से स्थापित किया गया था, ठीक है। किसने करा, वायसरॉय कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पहले कहां अधिवेशन होना था, कहां फिर इसकी स्थापना हुई और किसने इसका नामकरण करा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगली बार इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग गलती करोगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन के ऊपर, यानी कि कांग्रेस में जो है अधिवेशन होता क्या है। समय समय पर हर साल दिसंबर के माह में इनकी मीटिंग हुआ करती थी और मीटिंग में जो अलग अलग मुद्दे हुए करते थे, अपने जो उनकी समस्याएं थी वो सामने उनके पर रखी जाती थी और वो जो समस्याएं थी वो इंग्लिश सरकार के पास जाती थी समाधान के लिए, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के अधिवेशन हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कहा जाता है या फिर जो हो देखने को मिलता है, पूरे भारत में 50 से ज्यादा इनके अधिवेशन हुए थे। कितने, 50 से ज्यादा अधिवेशन हुए थे इनके, और उन अधिवेशनों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग सालों में और अलग अलग जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा अपनाया गया। अब ये 50 के 50 अध्यक्ष, 50 के 50 आपको अधिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे अधिवेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पढ़ने की आवश्यकता है और वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी के सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां है एक डाटा बना लीजिए और एक ऐसी लिस्ट बना लीजिए। एक एक करके पढ़ते हैं। शुरू में सीरियल नंबर डाल लीजिएगा, कौन सा अधिवेशन है, अधिवेशन का कौन सा वर्ष है, कहां पर हुआ था, अध्यक्ष कौन थे और उसकी विशेषता क्या थी। तो जैसे कि पहला अधिवेशन बात करी जाए तो ये कब हुई थी, तो पहले ही साल हुई थी यानी कि 1885 में, यही शुरुआत हुई थी कांग्रेस की। 1885 में इसकी शुरुआत हुई और पहला अधिवेशन हुआ जो कि कहां हुआ था, तो अभी अभी हमने बात करी थी बंबई, उस समय बंबई कहा जाता था। बंबई में इसकी स्थापना हुई थी और वहीं पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना के साथ साथ वहीं पर इसकी क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। अब इस अधिवेशन यानी कि जो बंबई में जब इसकी स्थापना हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सचिव तो हमने बात कर ली कि ए होम थे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो कौन थे, तो वेमस चंद्र बनर्जी जो थे वो इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि पहले कांग्रेस अधिवेशन के या पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस अधिवेशन के, तो वेमस चंद्र बनर्जी जो थे ये पहले इसके अध्यक्ष थे 1885 में। ये था इसका पहला अधिवेशन जिसमें कुल मिलाकर 100 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था, लेकिन केवल 72 प्रतिनिधित्व को ही क्या मिला था, कांग्रेस मेंबर का दर्जा दिया गया था, ठीक है। कुल मिलाकर 100 ने भाग लिया था लेकिन 72 प्रतिनिधित्व को ही भाग लेने के बाद उसको उनका क्या मिला, वहां पर उनको दर्जा मिला। और इन 72 में से दोस्तों सबसे ज्यादा जो
बंबई प्रेसिडेंसी थे वहां के लोग थे। यहां से डायरेक्टली कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जो ये 72 प्रतिनिधित्व थे, इनमें से जो ये प्रतिनिधित्व अधिकतर कहां के थे, तो बंबई प्रेसिडेंसी के थे। और साथ ही साथ में ये सारे के सारे जो थे उसमें से आधे से ज्यादा वकील थे। क्या थे? आधे से ज्यादा वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे। और आधे से ज्यादा लोग थे वो शहरी इलाकों के थे, ग्रामीण इलाकों के नहीं थे, शहरी इलाके के थे। ये वाले आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा कहां इलाके के थे, तो शहरी इलाके के थे। आधे से ज्यादा पढ़े लिखे यानी कि वकील थे, वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा थी इसके अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आपका पहला अधिवेशन जिसके अंतर्गत 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला आ जाता है दोस्तों दूसरा अगले ही साल 1886 में। पहला अधिवेशन 1885 में, दूसरा अधिवेशन 1886 में। कहां हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में। किसने इसकी अध्यक्षता करी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने इसका नामकरण करा था, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता करी। और अध्यक्षता के अंतर्गत इसका पूरा का पूरा दावेदार इसका रखा गया और इन्होंने ही इस कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था। ठीक है, अगला आ जाता है दोस्तों तीसरा अगले ही साल 1887 में। 85, 86, 87, अगले ही साल आ जाता है 87। कहां हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था, जिसे आज का हम तमिलनाडु कहते हैं। मद्रास में हुआ था। किसने इसकी अध्यक्षता करी थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने क्या करा था? एक कांग्रेस अधिवेशन का पूरा अध्यक्षता करी थी। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से वह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब हुआ था यह अधिवेशन? तो 1887 में हुआ था। कौन सी जगह हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कौन से नंबर का अधिवेशन था ये? तो तीसरे नंबर का था। ठीक है, अगला आ जाता है दोस्तों चौथा अगले ही साल 1888 में। कहां हुआ था? तो यह हुआ था इलाहाबाद में। कहां हुआ था? इलाहाबाद, जिसका नाम आज चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। जो कि किसने इसकी अध्यक्षता करी थी? तो जॉर्ज, कई बार आप यूले पढ़ देते हो, कभी यूल पढ़ते हो आप। ठीक है, तो जॉर्ज यूले जो थे इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। और ये पहले अंग्रेज थे जो कि गैर भारतीय होने के बावजूद भी अध्यक्षता कर रहे थे। अभी तक जितने भी अध्यक्षता हुई थी वो सारे के सारे भारतीय थे, लेकिन ये पहले अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज थे जो गैर क्या थे? भारतीय थे, जिन्होंने अध्यक्षता करी थी इस पूरे के पूरे कांग्रेस अधिवेशन की। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, मैं इन चार अधिवेशन के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, आप खुद देखो। पहला जो अध्यक्षता बने थे वो वेमस चंद बैनर्जी बने थे जो कि एक बंगाली थे। दूसरे जो बने दादा भाई नौरोजी जो कि एक पारसी थे। तीसरे बने बदरुद्दीन तैयब जी जो एक मुस्लिम थे। और अगले बने जॉर्ज यूले जो कि एक अंग्रेज यूरोपियन थे। ठीक है, तो देख सकते हो चारों के चारों जो थे वो अलग अलग थे, चारों के चारों अलग अलग थे। तो ये चारों के चारों को अलग अलग का अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या रीजन था? तो अंग्रेजों के इसका भी एक चाल था। अंग्रेज चाह रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी है इसमें किसी को यह ना लगे कि हम धर्म पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सभी के सभी धर्मों के लोगों को यहां पर क्या दी थी? अध्यक्षता दी थी। कभी वो बंगाली को दे रहे थे, कभी वो पारसी को दे रहे थे, कभी वो मुस्लिम्स को दे रहे थे, तो कभी वो यूरोपियंस को दे रहे थे। डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पहले वो यूरोपियन पर्सन कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी? तो जॉर्ज यूले जो थे वो पहले थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्या थे? यूरोपियन थे, यूरोपियन सिटीजन थे ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहां हुआ था? तो इलाहाबाद में 1888 में चौथा अधिवेशन था। तो ये इसके पीछे एक ये कारण रखा गया। और दूसरा ये देखो, एक हुआ बंबई में, एक हुआ कलकत्ता में, एक हुआ मद्रास में और एक हो गया इलाहाबाद में। जरा आप मैप पर आइए और इस चीज को मैप पे समझिए। तो देखो दोस्तों, पहला अधिवेशन जो हुआ वो हुआ बंबई में, यहां हुआ एकदम कोने में। दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो कलकत्ता हुआ, वो इस वाले कोने में हुआ। तीसरा जो अधिवेशन हुआ वो नीचे हुआ बिल्कुल साउथ की तरफ मद्रास में। और चौथा जो अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका इलाहाबाद में। तो देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने भारत के चारों कोनों को नाप दिया था ताकि अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि भाई किसी भी प्रकार से ना ही हम धर्म के ऊपर, ना ही हम किसी जात के ऊपर और ना ही हम किसी साउथ ईस्ट वेस्ट को लेकर कोई पक्षपात कर रहे हैं। सभी जगह अधिवेशन करवाए जा रहे हैं सभी लोगों को समान मौका देने के लिए और सभी पूरे देश का विकास करने के लिए। तो ये यहां जताना चाहते थे, इसलिए अलग अलग और अलग अलग पैमाने के रूप में अलग अलग स्थानों पर ये अधिवेशन करवा रहे थे। और आगे जाकर यही कारण बन जाता है कि आगे जाकर ये जो पूरा का पूरा कांग्रेस अधिवेशन था या कांग्रेस समिति थी ये पूरी की पूरी, वो आगे जाकर टुकड़ों में बढ़ जाती है। क्यों टुकड़ों में बढ़ जाती है? क्योंकि दोस्तों जब इसका स्थापना करी गई थी ना, केवल 72 प्रतिनिधित्व थे,
पहली कांग्रेस बिल्कुल छोटी सा एक कांग्रेस था, 72 लोग होते ही कितने हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ये भी बीता, ये फिर हो गई इसकी संख्या 434। पहली अधिवेशन में 72 थे, दूसरे अधिवेशन में 434 सदस्य हो गए, तीसरे सेशन में हो गए 600, तीसरे सेशन में हो गए 600 और चौथे सेशन में हो गए दोस्तों 1285। एकदम से ही छलांग मार ली, देख लो सदस्यों की संख्या। पहले संख्या में, पहले सदन में केवल 72 थे, दूसरे में 434 सदस्य हो गए, तीसरे में आपके 600 हो गए और चौथे में 1285। ऐसे सदस्यों की संख्या बढ़ती रही। जैसे जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ती रही वैसे वैसे लोगों की सोच बदलती रही। अब लोगों की जब सोच बदलेगी तो इसलिए तो आगे जाके राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ, पार्टीशन हो गया था, बट गया था आगे चलकर। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हमने अभी इतनी बात करी कि अलग अलग इलाकों में और अलग अलग लोगों के द्वारा यह अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, आगे चले तो आगे और बात कर लेते हैं। अगली बात कर लेते हैं 12वां। अब डायरेक्टली हम चौथे के बाद 12वें के ऊपर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे आप ध्यान नहीं रख सकते हो और रखने की जरूरत भी नहीं है। हम केवल उसको ध्यान रखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला हुआ दोस्तों 12वां अधिवेशन। कब हुआ था, तो 1896 1896 में हुआ था। कहां हुआ था, तो अगला फेर हुआ कलकत्ता में। कहां, कलकत्ता में। बात करी जाए इस पूरे के पूरे अधिवेशन की तो सबसे ज्यादा अधिवेशन जो हुए थे वो कलकत्ता में ही हुए थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10। ठीक है, तो क्या हुआ था 1896 में कलकत्ता के अंतर्गत। पहली बात तो इसकी अध्यक्षता करी थी वो रहमतुल्लाह सैहानी जी के द्वारा करी गई थी। और इस अध्यक्षता की विशेषता यह थी कि पहली बार इसके अंतर्गत जो है वंदे मातरम जो था वो गाया गया था। अब डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो हमारा वंदे मातरम गीत है वो गाया गया, तो दोस्तों ये गाया गया था 12वें अधिवेशन में। कब, तो सन 1896 में, 1896 में। एग्जाम में फिर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्लाह सैहानी जी कर रहे थे। इन्होंने इसकी गाने की शुरुआत करी थी, गीत को गाना शुरू करा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चले तो 12वीं के बाद सीधा आपको 21वां ध्यान रखना है। 21वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। अब 1905 की जो अधिवेशन था इसकी क्या खासियत थी, तो ये हुआ था पहली बात बनारस में और इसकी अध्यक्षता जो करी थी वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी। ये गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, राजनीति का। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जी ने इनकी क्या करी थी, इसकी अध्यक्षता करी थी। और यहां पर इन्होंने क्या करा था, तो बंगाल विभाजन की आलोचना करी थी। आप सभी बच्चों को पता है तो कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। कहा जा रहा था कि प्रांत बहुत बड़ा है जिस वजह से हम इसकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, बाकी कारण बहुत सारे थे। जब हम बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, गर्म दल पढ़ेंगे, तब मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। तो यहां पर इसकी आलोचना करी गई थी बंगाल विभाजन की, भाई तुमने ऐसा क्यों करा। और आगे जाकर फिर बाद में ये चीजें हटा भी दी गई थी, लेकिन आलोचना कब करी गई थी, तो 1905 के बनारस अधिवेशन में करी गई थी। ठीक है, अगला अधिवेशन आ जाता है दोस्तों 22वां। 22वां कब हुआ, अगले ही साल हुआ 1906 में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ढाका में हुई थी ना, याद है ना आपको। तो 1906 में इसके अगला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ। कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो दादा भाई नरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। किसने, दादा भाई नरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इस अध्यक्षता के अंतर्गत सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ना, हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, तो स्वराज शब्द का पहली बार किस अधिवेशन में इस्तेमाल हुआ था, तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इसका पहली बार शब्द का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, अगला अधिवेशन आ जाता है दोस्तों 23वां। 23वां अधिवेशन अगले ही साल 1907 में हुआ था। 1907 में जब ये अधिवेशन हुआ, ये हुआ सूरत में। ये याद रख लीजिएगा, ये सूरत वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता जो करी थी वो रास बिहारी घोष जी ने करी थी। और मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यहां पर कांग्रेस जो है पहली बार, प्रथम बार इसका विभाजन हुआ था। किसमें, गरम दल और नरम दल के अंतर्गत। अब ये गरम दल और नरम दल क्या है, सिंपल शब्द में बस इतना समझ लीजिएगा। गरम दल वाले वो हैं जो कि अपनी मांगों को जल्दी पूरा करवाना चाहते हैं, जिसके लिए अगर उनको धरना देना पड़े तो वो धरना भी देते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की अहिंसता या फिर मारपीट वगैरह, बम वगैरह विस्फोट नहीं करते। वो क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह करते हैं, जो कि चंद्रशेखर आजाद वगैरह थे, सुखदेव वगैरह थे वो। और नरम दल वाले क्या थे, तो नरम दल वाले वो थे जो कि मानते थे कि इंग्लिश सरकार, जो ब्रिटिश सरकार है, वो हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए क्या करती है, अच्छा काम करती है। लेकिन जैसे जैसे ये कांग्रेस जो है वो बढ़ती रही, वैसे वैसे लोगों की सोच जो है वो भी क्या हुई, बढ़ती रही। पहले जो मांगते थे कि भाई ब्रिटिश सरकार हमारे लिए वरदान है, आगे चलकर वही मानने लगे कि हमारे लिए श्राप है।
ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस का जो है यहां पर विभाजन हो गया था। कुछ चाहते थे कि हम इंग्लिश सरकार के साथ रहें और बाकी चाहते कि हम अलग अपनी एक पूरी की पूरी सरकार बनाएं। तो इसलिए दोस्तों कांग्रेस का विभाजन यहां पर हुआ था। इसलिए मैंने आपको बोला डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था और कहां हुआ था, तो वो सूरत में हुआ था और 1907 वाले अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, ये था दोस्तों अगला अपना 23वां अधिवेशन। आगे चलते हैं, अगला है 27वां। 27वां अधिवेशन की बात करी जाए तो दोस्तों ये 1911 में हुआ था। कब? 1911 में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये तो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों? तो बिशन नारायण धर जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें पहली बार जन गण मन को गाया गया, जो कि आप सही बच्चों को पता है हमारा क्या है, राष्ट्रगान है। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस समय? तो बिशन नारायण धर जी जो थे वो कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। ठीक है, अगला अधिवेशन आ जाता है 32वां। 32वें अधिवेशन की बात करी जाए तो यह है 1916 की बात। कहां कर रहा था ये? तो ये हो रहा था लखनऊ के अंतर्गत। कहां हो रहा था? लखनऊ के अंतर्गत। जिसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रही थी अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें पहली बार जो नरम दल और गरम दल में बट गया था हमारा कांग्रेस, उसका क्या हुआ? एकीकरण हुआ। क्या हुआ? फिर दोबारा वो एकजुट हो गए। वो पहले बटे, अब वो दोबारा क्या हो गए? एकजुट हो गए। और साथ ही साथ में कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग थी उनके बीच में समझौता हो गया था। कहीं ना कहीं टकराव दोनों के बीच में देखने को मिल रहा था अपनी अपनी जात के लोगों को लेकर। तो वहीं पर ही कांग्रेस और मुस्लिम के अंतर्गत जो लड़ाइयां चल रही थी वो यहां पर उसमें समझौता हुआ। तो डायरेक्टली आपको पूछा जाए कि कांग्रेस का एकीकरण नरम दल और गरम दल के रूप में कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1916 के लखनऊ वाले अधिवेशन में। ठीक है, अगला अधिवेशन आ जाता है दोस्तों 33वां। अगले ही साल 1917 के अंतर्गत कहां हुआ था यह अधिवेशन? तो यह भी कलकत्ता के अंतर्गत हुआ था। जिसकी अध्यक्षता जो कर रही थी वो एनी बेसेंट कर रही थी। और ये पहली महिला बनी जो कि एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी। तो कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्षता कर रही थी वो कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ये भी यूरोपियन लेडी थी, यूरोपियन सिटीजनशिप था इनके पास भी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पहली महिला बनी जिन्होंने एक पूरे के पूरे कांग्रेस अधिवेशन का क्या करा था? अध्यक्षता बनी थी। तो ये कब की बात है? कलकत्ता अधिवेशन 1917 की। डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली महिला है जो कांग्रेस अधिवेशन का उसने अध्यक्षता करी थी? तो वो एनी बेसेंट थी। वो भले ही ये गैर भारतीय थी, यूरोपियन थी, लेकिन करी इन्होंने ही थी। ठीक है, आगे चलते हैं 40वां अधिवेशन। 40वां अधिवेशन की बात करी जाए तो 1924 में हुआ था। कहां पर? तो बेलगाम, वैसे गांव लिख रखा है, एक गांव होता है जो कि कर्नाटका के अंतर्गत एक इलाका है, वहां पड़ता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो महात्मा गांधी जी ने करी थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने करी थी। और ये जो था ना 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी। तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो 40वें की करी थी, कर्नाटका बेलगाम के अंतर्गत 1924 में। और एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है 41वां। क्या है? 41वां। 41वें की बात करी जाए तो यह है 1925 की। कहां हुआ था यह अधिवेशन? तो यह कानपुर में हुआ था। कहां हुआ था? कानपुर में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरोजिनी नायडू जी थी, वो कर रही थी। अब सरोजिनी नायडू की बात करी जाए दोस्तों तो यह पहली भारतीय महिला बनी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला बनी जो कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता करी थी। यह पहली भारतीय महिला बनी। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला और पहली महिला। ठीक है, कब की बात है? कानपुर में 1925 की बात है, 41वें अधिवेशन की बात है। ठीक, अगला है 42वां अधिवेशन, अगले ही साल 1926 में। कहां हुआ था यह अधिवेशन? तो यह अधिवेशन हुआ था दोस्तों गुवाहाटी में। कहां हुआ था? गुवाहाटी में। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो पूर्वोत्तर राज्य में हुआ था। कहां हुआ था? पूर्वोत्तर राज्य में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। तो कई बार आपके एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जो पूर्वोत्तर राज्य में हुआ था? तो वो था दोस्तों 1926 वाला, गुवाहाटी वाला। ये इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे एस श्रीनिवास आयगर। इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी।
और इसी के अंतर्गत इन्होंने ही जो भी कांग्रेस के सदस्य थे उनके लिए खादी वस्त्र की मांग करी और जरूरी कहा कि यह अनिवार्य है कि कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष या कांग्रेस के अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो केवल खादी वस्त्र पहनेंगे और कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो अनिवार्य करने की इन्होंने मांग रखी थी इसके अंतर्गत। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन के अंतर्गत सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो वो दोस्तों गुवाहाटी के 1926 वाले 42वें अधिवेशन की बात है। ठीक है, अगला अधिवेशन हुआ था दोस्तों 43वां अधिवेशन 1927 में हुआ था। और कहां हुआ था? तो यह हुआ था मद्रास में। कहां हुआ था? मद्रास में। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो डॉक्टर एम ए अंसारी ने करी थी। और इसके अंतर्गत आपको देखने को मिला कि एम ए अंसारी, जिसे आप अहमद अंसारी बोलते हो, उन्होंने इनकी पूरी की पूरी अध्यक्षता करी थी। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। और इसी में ही इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की मांग करी थी। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल कब हुआ था, या फिर पूछा जाए पूर्ण स्वाधीनता की मांग किसने करी थी। तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो करी थी वो मद्रास 1927 के अंतर्गत 43वें संविधान अधिवेशन के द्वारा किसमें? डॉक्टर एम ए अंसारी जो कि अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता की, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों 45वां 1929 में हुआ था। कहां हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। तो दोस्तों आज के भारत की बात करी जाए तो भारत के बाहर पड़ता है लाहौर, पाकिस्तान में पड़ता है। तो डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से वर्तमान भारत के बाहर कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? तो मात्र 2 हुए थे। एक लाहौर में हुआ था और एक कराची में हुआ था। दोनों ध्यान रखेंगे, अभी टेंशन मत लो। पहला हो गया दोस्तों आपका 1929 वाला। कहां हुआ था ये? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। और इसी अध्यक्षता के अंतर्गत इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। पहले स्वराज की मांग करी गई थी और इस बार 1929 में कहा कि हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कि हमें पूरा का पूरा राज्य चाहिए, किसी भी प्रकार की आधी अधूरी नहीं चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने यहां करी थी। ठीक है, आगे चलें तो 46वां अधिवेशन की बात करी जाए तो यह कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1931 में। कब? 1931 में। कहां हुआ था? तो कराची में हुआ था, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया था। कहां हुआ था? कराची में हुआ था। किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इन्होंने इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग करी थी। जो आज हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे, वो पहले नहीं थे। तो उन मौलिक अधिकारों की इन्होंने मांग करी थी। तो पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग करी गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1931 कराची अधिवेशन के अंतर्गत मांग करी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला आ जाता है दोस्तों 51वें की बात करी जाए तो 1937 में हुआ था। कहां हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। इसकी बात करी जाए तो क्या है दोस्तों? तो इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी इसकी अध्यक्षता। और इन्हीं की अध्यक्षता के अंतर्गत दोस्तों ये पहला एक ऐसा बना जो गांव के अंतर्गत प्रथम अधिवेशन हुआ। तो गांव के अंतर्गत जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1937 की बात है ये। ठीक है, अगला अधिवेशन होगा 54वें अधिवेशन की बात करी जाए तो दोस्तों ये 1940 की बात है। कब की बात है? 1940 की बात है, जो कि कहां हुआ था दोस्तों? रामगढ़ में। अब ये रामगढ़ कहां है? तो उस समय तो ये बिहार में पड़ता था, लेकिन आजकल ये झारखंड में पड़ता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अबुल कलाम आजाद जी ने करी थी, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री बने थे। और कांग्रेस अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष थे ये। उस समय इनकी केवल उम्र कितनी थी? तो 35 साल थी। कितनी थी? 35 साल थी। तो कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन के कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद जी थे। उस समय इनकी उम्र केवल 35 वर्ष थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। लगातार 6 साल तक, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ठीक है, तो लगातार 6 सालों तक ये कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी के। ठीक है, अबुल कलाम आजाद इनका पूरा नाम था। और जो ये क्या थे? हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। ठीक, अगला आ जाता है दोस्तों
55वां अधिवेशन कहां हुआ था? तो 1946 में यह हुआ था मेरठ में। कहां हुआ था? मेरठ में। किसकी अध्यक्षता पर? तो आचार्य जे बी कृपलानी की अध्यक्षता पर यह हुआ था। और इसके अंतर्गत ये जो हुआ था पूरा अधिवेशन, ये हुआ था आजादी के समय। तो आजादी के समय हमारे अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के? तो वो थे आचार्य जे बी कृपलानी। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आजादी के समय अध्यक्ष कौन था, तो आपको इस चीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तो वहां पर एक क्या बुलाया था? एक विशेष सत्र बुलाया गया था। इनके बीच में आपके अलग अलग समय पर 4 विशेष सत्र बुलाए गए थे, जो कि आपको पता होना। जैसे अभी मैंने आपको बोला अधिवेशन नंबर 46, 51, 54, 55 ये हैं, उनका कोई नंबर नहीं है, वो किसी विशेष जरूरत को देखते हुए विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ रहा था, तो इसलिए उसका नाम रखा गया विशेष अधिवेशन। अब वो विशेष अधिवेशन पढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि बिहार के अंतर्गत कुल मिलाकर कितने अधिवेशन हुए। तो दोस्तों उस समय की बात करी जाए तो बिहार झारखंड एक था, तो कुल मिलाकर 3 अधिवेशन हुए थे बिहार के अंतर्गत। कौन कौन से हुए थे? तो एक हुआ था 28वें नंबर का। कौन सा था? तो वो था 1912 वाला अधिवेशन। कहां की बात है? तो दोस्तों ये है आपका बांकीपुर पटना का, यहां पर हुआ था ये पटना के अंदर अधिवेशन। किसने इसकी पूरी की पूरी जो अध्यक्षता करी थी, वो किसने करी थी? तो वो रघुनाथ नरसिंह, क्या नाम है, मुधोलकर, इनके द्वारा इसकी पूरी की पूरी अध्यक्षता करी गई थी। और ये बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है। दूसरा अधिवेशन हुआ दोस्तों 1922 में। कौन सा अधिवेशन था? ये 38वां अधिवेशन था। कब? 1922 में। ये कहां हुआ था? तो गया में हुआ था। कहां हुआ था? गया में। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। और तीसरा तो हमने अभी अभी पढ़ा था, 54वां अधिवेशन, जो कि 1940 में हुआ था, जो कि रामगढ़ में हुआ गया था। और यह रामगढ़ आज वर्तमान में झारखंड के अंतर्गत पड़ता है। और इसकी जो अध्यक्षता करी गई थी वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा करी गई थी। सबसे युवा अध्यक्ष थे उस समय ये, 35 साल के, और लगातार 6 सालों तक इस पद पर ये बने रहे थे। 41, 42, 43, 44, 45 और 46। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इनके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। बीपीएससी पॉइंट की वजह से ये आपके इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये 3 विशेष सत्र, यानी कि जो नॉर्मल अधिवेशन हो रहे थे, वो आपके ये बिहार में हुए थे। वर्तमान में रामगढ़ झारखंड में पड़ता है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। उस समय ये बिहार का ही पार्ट था। 2000 में ही तो अलग हुआ है बिहार और झारखंड। ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इन सत्रों के बीच में कुछ विशेष सत्र बुलाए गए थे, जो कि उस चीज की जरूरतों को देखकर। अब विशेष सत्र, आपको 4 इंपॉर्टेंट विशेष सत्र है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। पहला विशेष सत्र अधिवेशन कब की बात है ये? तो ये सन 1918 की बात है। 1918 में ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों बंबई में। अब बंबई में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आपके हसन इमाम जो साहब है वो कर रहे थे। कौन? हसन इमाम साहब जो हैं वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यहां पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। पहला विभाजन गरम दल नरम दल में हुआ था, फिर उनका एकीकरण हो गया, फिर दोबारा कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कहां पर और किस समय हुआ था? तो वो हुआ था बंबई में 1918 में। ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन था। ठीक है। अगला विशेष सत्र बुलाया गया था कब? तो वो बुलाया था 1920 में। ये कहां हुआ था अधिवेशन? तो ये हुआ था कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लाला लाजपत राय जी जो हैं इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अंतर्गत असहयोग का जो आंदोलन था उसका प्रस्ताव पास किया गया था। असहयोग आंदोलन का, हम सहयोग नहीं कर रहे, उसके लिए असहयोग आंदोलन जो है उसका प्रस्तावना क्या कर रहे थे? पास किया गया था। पूछा जाएगा किस आंदोलन या किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का या असहयोग का प्रस्तावना पास किया गया था? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता के अंतर्गत कलकत्ता में 1920 में किया गया था। ठीक है। अगला सत्र यानी कि विशेष सत्र जो बुलाया गया दोस्तों वो 1923 में बुलाया गया। 1923 में जो ये बुलाया गया, ये दिल्ली में बुलाया गया था। और आज देखा जाए तो दिल्ली क्या है कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। उस समय दिल्ली किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। ठीक है। तो यूटी में पहला ये सत्र बुलाया गया था। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान भारत के अंतर्गत कौन सा अधिवेशन जो था वो यूटी में था? तो दिल्ली में जितने भी अधिवेशन हुए थे वो सारे यूटी में हुए थे। ठीक है। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। जो कि इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो अबुल कलाम आजाद जी कर रहे थे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। ये जो थे वो सबसे युवा नेता थे, जो कि केवल कितने साल के थे? 35 वर्ष के थे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस बात को।
ठीक है। अगला विशेष अधिवेशन जो बुलाया गया दोस्तों वो 1947 में बुलाया गया। कब? 1947 में, क्योंकि हमारा भारत देश आजाद हो रहा था। ये बुलाया गया था नई दिल्ली में। इसका जो पूरा का पूरा अधिवेशन किया जा रहा था, मतलब अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता इनके हाथों में बागडोर में थी। ठीक है, तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आजादी के समय हमारे जो कांग्रेस के अधिवेशन के अंतर्गत जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुल मिलाकर आपके जो 50 से भी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 57 है, जो कि हमारे कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। सारे के सारे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कुल मिलाकर हमें 20 से 21 ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया, पढ़ाया और बताया। ठीक है, जिसमें हमारे बिहार के अंतर्गत कौन हुए थे, कौन से हुए थे, जो इंपॉर्टेंट है वो बताए, और जो विशेष सत्र वाले थे वो बताए। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अधिवेशन था और उसकी क्या विशेषता थी। ठीक है, अब दोस्तों इसी के ऊपर पूरा का पूरा एक बार नजर डालो कि जो ये कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, इस कांग्रेस के अधिवेशन में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल रही थी। क्या देखने को मिल रही थी? अलग अलग चीजें देखने को मिल रही थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए, आपने ये अधिवेशनों में देखा कि सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां हुए थे? तो वो हुए थे कलकत्ता में। कितनी बार हुए थे? तो अप्रोक्सीमेटली 10 हुए थे। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अधिवेशन जो सबसे ज्यादा कहां हुए थे? तो कलकत्ता में हुए थे। कहां हुए थे दोस्तों? कलकत्ता में। जैसे कि मैं आपको अभी मैप में दिखा देता हूं, मैप में आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी हमने मैप देखा था ना, ये देखो ये रहा। ये इस मैप में देखिए, ज्यादातर जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे दोस्तों, वो कहां हुए थे? कलकत्ता में। यहां देखिए, ये देखो 1886, 90, 98, 1, 6, 11, 17, 20, 28 और 33। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक विशेष सत्र 10। तो कुल मिलाकर कलकत्ता में सबसे ज्यादा हुए 10 अधिवेशन हुए थे। और पूर्वोत्तर राज्य की बात करी जाए तो केवल एक हुआ था गुवाहाटी में। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे तो वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ में यूटी की बात करी जाए तो दिल्ली में, यूटी में, आज का हमारा यूटी पड़ता है दिल्ली, वहां पर आपके अधिवेशन जो हुए वो यूटी के अंतर्गत थे। और वर्तमान भारत के बाहर जो हुए थे वो कराची और लाहौर में, ये 2 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब ये 2 स्थानों पे हुए थे। कुल मिलाकर आपके 4 लाहौर में हुए थे और 2 कराची में हुए थे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर आपके एग्जाम में यहां से कुछ भी पॉइंट बनेगा तो आपको वो सारे के सारे पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस मैप से रिलेटेड आपकी इतनी ही जानकारी थी। अब थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, जब ये कांग्रेस अधिवेशन पूरा का पूरा हो रहा था, उस कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ लोगों ने कांग्रेस के बारे में कुछ कुछ बातें बोली थी, कुछ कुछ बातें बोली थी, स्लोगन बोले थे, कथन बोले थे। वो आपको पता होने चाहिए, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कांग्रेस के लोग जो है वो पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, जिसे आप चट्टोपाध्याय भी बोल सकते हो, उनके द्वारा बोला गया था। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो ये कहा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला कथन दोस्तों, कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, ये किसने कही थी? तो अरविंदो घोष ने कही थी। क्योंकि हम सारी की सारी चीजें कहां लेकर जा रहे थे? अंग्रेजी सरकार के पास ले जा रहे थे और उनसे ठीक करवाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि सब लोग वो जो नरम पंथ वाले थे वो कह रहे थे कि हमारे लिए वरदान है इंग्लिश सरकार। ठीक है, तो इसलिए अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है। ठीक है, आगे है, कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डर्फिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था, क्योंकि एओ हम जब इस संस्था को बना रहे थे उस समय वायस राय कौन थे? तो वो डफरिन ही थे। ठीक है, तो कांग्रेस किसकी दिमाग की उपज थी? तो लॉर्ड डफरिन की। किसने कही थी? लाला लाजपत राय जी ने कही थी। साथ ही साथ में डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या हो? सूक्ष्म हो। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपके एग्जाम में यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांग्रेस जो है वो उनकी अध्यक्षता करती है, प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। वो ये बात किसने कही थी? तो ये डफरिन ने कही थी, उस समय के वॉइस राय थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे चलें तो दोस्तों, फिरोज शाह मेहता,
इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जो है वो जनता की आवाज नहीं है। यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से यह कथन किसने कहा है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था ये। अगला है बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक क्या कहते थे? ये कहते थे यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे या टर टर करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सही बच्चों को पता है कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर के महीने में साल में एक बार हुआ करती थी। तो इसलिए इन्होंने ये बात कही थी कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह, जो कि रेनी सीजन होता है उसमें टर टर करते रहते हैं, तो उससे इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये जो पूर्ण स्वराज की बात मार रहे थे, आजादी की बात कर रहे थे। वहीं पर ही दोस्तों जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी, जिन्ना जो थे, जो कि मुस्लिम एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे, वो कहते थे श्रवण हिंदुओं की क्या है? फांसीवाद कांग्रेस है। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो फांसीवाद कांग्रेस है? तो वो किसने कही थी? तो जिन्ना ने कही थी ये बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष कह रहे थे कि कांग्रेस की जो मृत्यु होगी ना वो श्रेय रोग से होगी, क्योंकि कांग्रेस से जो गर्म दल वाले लोग थे ना वो काफी ज्यादा क्या थे? अप्रभावित थे। तो इसलिए इन्होंने ये बात कही अरविंदो घोष ने कि कांग्रेस जो खत्म होगा, यानी कि जब इसकी मृत्यु होगी तो वो किससे होगी? श्रेय रोग से इसकी मृत्यु होगी। ठीक है। और दादा भाई नरोजी, इन्होंने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं। क्या बोला था दोस्तों इन्होंने? कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से यह बात किसने कही थी कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है? तो ये किसने कही थी दोस्तों? तो ये बात कही थी दादा भाई नरोजी ने। अगली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख प्रमुख कथन थे जो कि कांग्रेस के अलग अलग लोगों ने कांग्रेस के बारे में कहा था। अब आ जाते हैं दोस्तों कांग्रेस में प्रथम। आप सभी बच्चों को पता होगा कि कांग्रेस में जो है वो प्रथम लोग कौन कौन थे, कई बार आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला बिंदु, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? डब्ल्यू सी बनर्जी। अभी अभी हमने बात करी थी प्रथम अधिवेशन 1885 में जो हुआ था। ठीक है, तो वही है आपके डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे वो इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो हमने बात करी थी बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो क्या थे? इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। साथ ही साथ में दोस्तों प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस की पूरा का पूरा अधिवेशन की बागडोर संभाली थी, अध्यक्षता संभाली थी, तो वो जॉर्ज यूल या फिर यूले थे। अभी अभी हमने बात करी थी यूरोपियन सिटीजन था, तो यूरोपियन थे ये। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला जिसने 1890 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था वो कदम्बिनी गांगुली थी। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला ने भाग लिया था? तो वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1890 में हो रहा था, जिनका नाम था कदम्बिनी गांगुली जी। इन्होंने भाग लिया था। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला है जिसने 1890 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अंदर भाग लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो प्रथम यूरोपियन महिला जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी कांग्रेस की, वो थी एनी बेसेंट। पहली हमने सरोजिनी नायडू के बारे में बात करी, वो तो ठीक है भारतीय महिला थी, लेकिन ये यूरोपियन महिला थी एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, और जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगीत जो कि क्या है? वंदे मातरम, वो गाया गया, तो वो 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सियानी जो थे, इन्होंने इसको स्वयं गाया था, शुरू करा था इन्होंने गाना, जो कि मैंने आपका जब अधिवेशन हो रहा था उस समय भी मैंने आपको इस चीज के बारे में बातें बताई थी। ठीक है, तो ये है दोस्तों कुछ आपके कांग्रेस के अंतर्गत प्रथम लोग जो कि आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप लोगों को इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा कांग्रेस अधिवेशन। अब इस कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरी की पूरी चीजें हमने कर ली है, फैक्ट के साथ कर ली है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि कांग्रेस
सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों ये किसने कहा था? तो उस समय के जो वॉइस रॉय थे, क्या नाम था उनका? तो लॉर्ड डफरिन, उनके द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस जो है उन सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है जिनकी संख्या क्या है? सूक्ष्म है, यानी कम है, उनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। तो इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो बच्चों ने, दोस्तों ने बिल्कुल ठीक आंसर लगाया। अगला, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, फिरोज शाह मेहता ने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था, या इनमें से किसी ने नहीं कहा था? तो अभी अभी दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि कांग्रेस की आवाज जो है वो जनता की आवाज नहीं है, यह फिरोज शाह मेहता ने कहा था। किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर इसका बी लगाया वो बच्चों ने, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सही नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा प्रश्न सही नहीं है वो पूछा है आपसे। तो पहला है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बिल्कुल भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही बात बोली थी, चट्टोपाध्याय ने। कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, बाल गंगाधर तिलक जी ने बात कही थी, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय जी ने कही थी, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, वो लॉर्ड डफरिन ने कही थी। अरे ये तो सारे के सारे ठीक है, क्या दिक्कत होगी भाई इसमें? कांग्रेस जो है वो लोगों को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कही थी, डफरिन ने ही पूरा का पूरा बनाया था, तो इसी के लिए लाला लाजपत राय जी ने ये पूरी की पूरी बात कही थी, और ये भी बात सही है लॉर्ड डफरिन ने, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये अरविंदो घोष ने कही थी। हम ही यहां पर मिसकंसेप्ट में फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ठीक कर लो आप। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक ने नहीं कही थी, अरविंदो घोष ने बात कही थी। कांग्रेस जो है वो क्या है? भीख मांगने वाली एक संस्था है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? पहला, कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। कांग्रेस 3 दिनों तक का तमाशा है, यह बात कही गई थी अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, यह भी बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, यह तो बिल्कुल ठीक है, फिरोज शाह मेहता, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो बच्चों ने, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। इसको आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो ये देखो, ये तो हमने बात कर लिया कि ये फिरोज शाह मेहता ने कही थी, साथ ही साथ में कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है ये कही थी अश्विनी कुमार गुप्ता के द्वारा, ठीक है। और गांधी जी ने सुझाव दिया था कांग्रेस को समाप्त करने का, तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछ लिया जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल होने वाले प्रतिनिधित्व सदस्यों की संख्या। तो अभी अभी हमने बात करी थी दोस्तों, संख्या तो वैसे 100 थी, लेकिन 100 में से केवल कितने प्रतिनिधित्व को जो वो पूरा का पूरा ही देखने को मिला था? तो दोस्तों वो केवल 72 को देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस लोगों ने, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के किस स्थान पर हुआ था? तो अभी अभी हमने दोस्तों बात करी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होना था पुणे में, लेकिन वहां पर हैजा की बीमारी फैल गई थी, जिस वजह से नजदीकी बंबई में हुआ था। और ये कहां हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया 1885, वो बच्चों ने, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक। अगला है, इंडियन नेशनल यूनियन। अब आप सही बच्चों को पता होगा, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हमने किस वर्ष की थी? तो हमने बात करी थी 1884 में कर दी थी, आपको मैंने बताया था ना, 1884 में इसकी पूरी की पूरी जो है स्थापना कर दी गई थी, लेकिन आगे जाकर इसका नाम चेंज कर दिया गया था, तब जाकर वो 1885 में हो गया था। तो जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाया, सेकंड, वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने करा था? तो दोस्तों आप सही बच्चों को पता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब? तो दिसंबर 1885 में, जब इसकी स्थापना हो रही थी। तो दादा भाई नौरोजी ने सलाह दिया था कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पहले किस स्थान पर होने वाला था? तो वो होने वाला था दोस्तों पुणे में, लेकिन वहां पर हैजा की बीमारी फैल गई थी, जिस वजह से वहां पर नहीं हुआ और बंबई उसके नियर बाय में करवाया गया, ठीक। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों बंबई में, क्योंकि पुणे में हैजा की बीमारी फैल गई थी, तब उसका प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में हुआ,
ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस थे और ये पूरा का पूरा हमारा अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन। उम्मीद करता हूं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी क्यों बनाई गई, उसका नाम किसने चेंज करा, कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, कौन सचिव था, कौन वायसराय था, कौन पीएम था, कौन कौन से प्रमुख अध्यक्ष है, कौन कौन से प्रमुख आपके अधिवेशन है, कौन कौन से प्रमुख विशेष अधिवेशन है, कौन कौन से बिहार में हुए थे, कौन कौन से कथन दिए गए और उन कथनों के पीछे किनका क्या नाम था, वो सभी के सभी हमने पढ़ा। क्वेश्चन हमने उस लेवल के क्वेश्चन नहीं करे, मैं मानता हूं, लेकिन आपके क्वेश्चन जो बनेंगे हम ऑलरेडी सारा कुछ कर चुके हैं। क्वेश्चंस की जब हम सीरीज चलाएंगे ना, तो अब उस सीरीज में और ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे, हम और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमने केवल भारत में जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका वहां पर जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी दोस्तों अगर किसी भी दोस्त को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, नीचे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। फेक मेरे नाम से बहुत बने हुए हैं इसलिए मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका मैं पूरा का पूरा पीडीएफ अभी थोड़ी देर में डलवा दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये था आज का अपना पूरा का पूरा कांग्रेस का अधिवेशन। कैसा लगा, कैसा आपको समझ में आया, नहीं आया, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं कांग्रेस अधिवेशन, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को धन्यवाद।